Hello everyone, welcome to the next lecture on the linear programming problem. Today I will explain you what is the impact of the variation of the right hand side of the LPP on the optimal solution. I will explain you the two different methods. आपको जो सा मेथड अच्छा लगे आप एग्जामिनेशन के लिए यूज कर सकते हो. Myself Dr. Harishkar, you can follow my YouTube channel where you can find the playlist of the optimization techniques in Hindi. जैसा कि आप देख पा रहे हो इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको फुल एलपीपी का सॉल्यूशंस विद द सिंपल लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, चाहे वो ड्यूल सॉल्यूशन है, चाहे वो सिंप्लेक्स मेथड है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है और चाहे वो सेंसिटिविटी एनालिसिस है. तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द चेंज ऑफ एनी कॉस्ट वेक्टर, ये लेक्चर आपको इसी प्लेलिस्ट में यहां मिल जाएगा. टाइप 1 इफेक्ट ऑफ द कॉस्ट वेक्टर. फाइन. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट वेक्टर. रिक्वायरमेंट वेक्टर मींस द राइट हैंड साइड. फाइन. जब इसको बी को चेंज करेंगे तो क्या होगा. जैसे मान लो एक आपके पास एलपीपी है, क्या आप इस एलपीपी का, अगर आपके पास कोई भी इस तरह की एलपीपी है, उसका आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हो. यस, यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड और बाय यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड और बाय यूजिंग द बिग एम मेथड, टू फेस मेथड. किसी भी तरह से सॉल्व करे यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ द ऑप्टिमल टेबल. फाइन. हमेशा याद रखो जब भी आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस करनी है पहला स्टेप आपका क्या है, ऑप्टिमल टेबल निकालना. अगर दे रखा है तो दैट्स गुड, अगर नहीं दे रखा तो आपका टारगेट है निकाल के लेके आना. इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कैसे निकालते हैं हम इस सॉल्यूशन की वैल्यू, बी इनवर्स ऑफ बी राइट हैंड साइड. फाइन. इसको हम क्या कैसे लिखते हैं, एक्स ऑफ कैपिटल बी इज कॉल्ड एज द बेसिक मैट्रिक्स. और आज आपका टारगेट है कि अगर मैं इस B1 और B2 में से किसी भी वैल्यू को चेंज कर दूं, फाइन, तो क्या आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा. ये हमारा इंपैक्ट है. मान लो अगर B1 की पहली वैल्यू 21 थी, क्या मैं इसको चेंज करके 17 करूं, क्या मैं इसको चेंज करके 41 करूं और क्या मैं इसको चेंज करके 11 करूं, आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेम रहेगा कि चेंज होगा. फाइन. तो मैं आपको दो मेथड से इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए भी. तो क्या करते हैं कि मान लो आपने इसको B1 को चेंज कर दिया, तो कितना चेंज कर दिया आपने, स्मॉल चेंज कर दिया डेल्टा ऑफ B1. और मान लो आपने B2 को चेंज करना है तो आपका नाम हो गया B2 प्लस डेल्टा ऑफ B2. सिमिलरली अगर B3 होगा तो B3 को चेंज कर दो आप. फाइन. तो मान लो कि आपके पास किसी भी कंपोनेंट BK है, उसको चेंज कर दिया तो योर न्यू वेक्टर विल बी BK प्लस डेल्टा टाइम्स BK. जो भी न्यू वेक्टर बना उसको मैंने डोनेट कर दिया B स्टार से. फाइन. और B स्टार का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने BK को करना तो पहला वाला सेम रहा, दूसरा सेम रहा, यहां कहीं पे बीच में जाके BK आएगा. फाइन. और बाकी वैल्यूज को आपने चेंज नहीं करा, वो सेम रह गए. अब आपको जानते हो कि फिजिबिलिटी, कोई भी सॉल्यूशन फिजिबल कब रहेगा, व्हेन यू कैलकुलेट द B इनवर्स B. और फिजिबिलिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्लियर. और जैसे मैं इसके अंदर B स्टार की वैल्यू फिल करता हूं, B की वैल्यू करता हूं, ओपन करता हूं वैल्यू, एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द डेल्टा ऑफ BK. फाइन. अब आप यहां देखिए डिनोमिनेटर में कि BIK, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. तो जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा ये रेंज आपकी चेंज होती जाएगी. सो यू नीड टू कैलकुलेट द मिनिमम एंड द मैक्सिमम. तो ये सबसे पहला फॉर्मूला आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो. फाइन. और रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपके पास है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, अगर आपकी एलपीपी मैक्सिमाइजेशन है. अगर आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन ऑफ जेड हुई तो आपको क्या करना है, जो इसका अपर बाउंड है ये आपका लेफ्ट लोअर बाउंड बन जाएगा, और ये लोअर है जो अपर बन जाएगा, अपर आपका लोअर बन जाएगा. मतलब उस केस में मिनिमाइजेशन लेस देन इक्वल टू चेंज इन द BK लेस देन इक्वल टू मैक्सिमाइजेशन से सॉल्व करना आपको. फाइन. अब आपको कहोगे सर ये BIK क्या है इस फॉर्मूले में, वो मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाऊंगा, आप जल्दी समझ जाओगे. क्लियर. तो मैं आपको दो मेथड बताऊंगा हर क्वेश्चन के लिए, आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो आपकी पर्पस के लिए. 10+ न्यूमेरिकल एग्जांपल इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए. चलिए सबसे पहले डिस्कस द इफेक्ट ऑन द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस व्हेन यू चेंज द रिक्वायरमेंट वेक्टर. रिक्वायरमेंट वेक्टर मींस राइट हैंड साइड. फाइन. क्या इस क्वेश्चन में आपको ऑप्टिमल टेबल दिया हुआ है, नहीं दिया, तो सबसे पहले आप इसके ऊपर सिंप्लेक्स मेथड लगाइए. फाइन. और इसका ऑप्टिमल टेबल निकालो. तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको टीच कर चुका हूं हाउ यू कैन फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बाय यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड. तो सिंप्लेक्स मेथड आपने अप्लाई करा और उसके लिए आपके पास ये मेथड आ गया टेबल.
अब आपका टारगेट है कि कौन सा इफेक्ट बोला है रिक्वायरमेंट, इसका मतलब आपको B1 एंड B2 दोनों के ऊपर रेंज निकालनी है। सो आपका टारगेट है रेंज ऑफ द B1 B2 निकालना है। मतलब क्या मैं इस 15 को रिप्लेस करके यहां पे क्या लिखूं जिससे मेरा ऑप्टिमल आंसर सेम रह जाए। फाइन, ऑप्टिमल आंसर यही रह जाए। ऑप्टिमल आंसर कितना है, x1 इज माई 15/4, x2 विल बी 3/4 एंड द z इज माई 33/4। क्या मैं इस 15 की जगह पे 17 कर दूं तो आंसर सेम रहेगा और क्या रहेगा। फाइन, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले B1। अच्छा, उससे पहले इसका स्टार्टिंग BFS क्या होगा। जब भी राइट हैंड साइड निकालना है स्टार्टिंग BFS निकाल लेना है। स्टार्टिंग BFS का मतलब जब आप इसको सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करते हैं तो इसमें आप आर्टिफिशियल स्लैक वेरिएबल लगाते हैं ना इस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में, और दूसरे में आप क्या करते हैं S2, तो आपका स्टार्टिंग BFS हो गया S1 एंड S2। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले रेंज ऑफ B1, ये मेरा फर्स्ट मेथड है। क्लियर। प्रॉब्लम चेक करो, मिनिमाइजेशन है मैक्सिमाइजेशन है। प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइजेशन है तो मैक्सिमम से शुरू होगा मिनिमम पे खत्म होगा। अब आपका B1 मतलब पहला कंस्ट्रेंट, पहले कंस्ट्रेंट में आपने क्या लगाया है S1, तो S1 का कॉलम उठा लो आप। फाइन, और एक राइट हैंड साइड का तो लेना ही लेना है, और आपको अगर आपको B2 का निकालना है तो S2। फाइन, तो आपने क्या करा, अब इस कॉलम में कोई वैल्यू पॉजिटिव है, इस कॉलम में S1 में। फाइन, ये लिखा हुआ ना फॉर्मूले में पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, इस कॉलम में देखो कोई वैल्यू पॉजिटिव है 1/4। एक ही वैल्यू है ना, बस एक बार लिख दो। अगर दो होती तो कॉमा लगा के दूसरी भी लिख देते, वो आपको अगले वाले एग्जाम्पल में आ जाएंगी। क्लियर। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 3/4, आपको लिखना है नेगेटिव के साथ -3/4 लेस देन इक्वल टू डेल्टा टाइम्स B1। अब इधर मिनिमम में चले जाओ, इस कॉलम में देख लो कोई वैल्यू नेगेटिव है आपके पास, नेगेटिव है -1/, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 15/4, ये भी आपको क्या लिखना है नेगेटिव के साथ। समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलेंगे, बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लो। इसका कितना आ जाएगा -3, ये कितना हो गया डेल ऑफ B1, और ये कितना हो जाएगा आपके पास +45। तो आपको रेंज निकालनी है। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द B1 कितना है 15, यू कैन ऐड द 15 ऑन दी बोथ साइड, 15 प्लस, तो देखो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा ऑफ B1 था ना पहले ही, इसमें अपने ओरिजिनल B1 ऐड कर दिया, सो यू विल गेट दी, तो कितना हो गया ये 12 से 60 के बीच में आपके पास आंसर हो गया। एंड यू कैन चेक योर आंसर इन द एग्जामिनेशन एज वेल, आपका जो भी आंसर आया है वो इसके रेंज के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब 12 से लेके 60 के बीच में यहां पे कोई मर्जी नंबर लिख लो, योर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस रिमेन दी सेम। चलिए लुक एट द B2 के लिए आप यहां पे क्या करोगे, S2 लगाओगे, तो S2 मतलब ये वैल्यू, इसमें कोई वैल्यू पॉजिटिव है, यस 5/24। इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका राइट हैंड साइड क्या है 15/4, उसको आपने लिख दिया माइनस के साथ 15/4 लेस देन इक्वल टू डेल। फाइन, मिनिमाइजेशन, कोई नेगेटिव वैल्यू है आपके पास, यस -1/8 नेगेटिव है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आपकी -3/4। फाइन, तो रेंज निकाल लो, ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो इससे 3 and 6 18 -18 लेस देन इक्वल टू डेल B2 एंड लेस देन ऑफ द 6। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 24, यू कैन ऐड द 24 ऑन द बोथ साइड। फाइन, तो सेंटर नंबर B2 24 + 6, तो आंसर हो गया 6 से लेके 32 तक। अगेन यू कैन सी दैट आपका आंसर इसके बीच में आना चाहिए। दिस द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, आप इस सेकेंड मेथड के बाद चॉइस आपकी, कोई मर्जी मेथड कर सकते हो। सेकेंड मेथड क्या है, फिजिबिलिटी की कंडीशन क्या है, B इनवर्स B। सबसे पहले B निकाल लेते हैं। चलो किस में निकाल रहे हैं हम, B1 में, तो B1 मतलब पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू को रिप्लेस कर दो B1 से, सेकेंड वैल्यू में तो नहीं कहा इन्होंने, तो आप 24 का 24। फाइन, B इनवर्स क्या होगा आपका, इसके अंदर जब आप स्टार्टिंग BFS के आपके S1 एंड S1 S2 का जो भी कॉलम है दैट इज माई B इनवर्स। फाइन, अब आप यहां वैल्यू फिल कर दो, आपके पास क्या बन गया, ये 1/4 -1/12 -1/8 5/24 इंटू B1 24 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो करो इसको मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये B1 डिवाइडेड बाय 4 -3, दूसरी वैल्यू -B1/12 एंड +5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब ये कॉम्पोनेंट ग्रेटर देन 0 कब होगा? व्हेन द फर्स्ट कॉम्पोनेंट b1/4 - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और सेकेंड इज -b1/12 + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू निकाल सकते हो यहां से b1 की? b1 विल बी ग्रेटर देन ऑफ 12 और यहां से b1 इज लेस देन इक्वल टू 60। तो आप दोनों के कंबाइन करके क्या लिख सकते हो आप? 12 इज लेस देन इक्वल टू b1 इज लेस देन इक्वल टू 60 इज द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ द b1। और वही आपके पास मेथड नंबर 1 से भी यही आई थी। सिमिलरली रेंज ऑफ द b2 निकालने के लिए अब आपका b क्या हो जाएगा? अब b2 को निकालना है तो b1 आपका पुराना ही रह गया 15 और b2 की जगह पे फाइन, और ये आपका b इनवर्स तो सेम ही है आपका b इनवर्स। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 15/4 फाइन माइनस b2 डिवाइडेड बाय 8 इज ग्रेटर देन 0 और सेकेंड नंबर इज -15/12 प्लस 5 b2 डिवाइडेड बाय 24 इज ग्रेटर देन 0। तो कितना आ गया इसके आंसर? b2 विल बी लेस देन इक्वल टू 30 और यहां से 2 3 6 b2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो क्या रेंज बन गई आपकी? 6 से लेके 30 के बीच में आपका आंसर। लुक एट द नेक्स्ट वन। ऑप्टिमल टेबल इस बार दिया हुआ है, प्रॉब्लम आई मैक्सिमाइजेशन है। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द चेंज। किसके अंदर चेंज पूछा है इन्होंने? ये नहीं बताया ना, तो आपका टारगेट है b1 b2 b3 तीनों के लिए निकालना। फाइन, तो सबसे पहले मैं b2 के लिए निकालता हूं। चलो सबसे पहले इसमें लगाएंगे तो स्टार्टिंग BFS देखो क्या क्या आएंगे। जब मैं इसके लिए सॉल्व करूंगा तो इसमें मैं लगाऊंगा +S1, इसे ग्रेटर देन साइन है तो -S2 प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल और थर्ड वाले में +S3। तो आपके स्टार्टिंग BFS क्या बन गए? S1 A2 S3। यही होते हैं ना जो पॉजिटिव के होंगे, दिस आर माई स्टार्टिंग BFS। क्लियर? तो अब आप देखो सबसे पहले B2 निकालना। B2 मतलब सेकंड कांस्टेंट में आपका क्या है? A2। A2 वाला कॉलम ले लो। फाइन, इसमें कोई वैल्यू पॉजिटिव है? नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है तो पहला नंबर आएगा ही नहीं, दैट्स -∞। कोई वैल्यू नेगेटिव है आपके पास? मिनिमम ऑफ, यस नेगेटिव है आपके पास -1 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है? 10। तो कितना नंबर बन गया ये? -∞ लेस देन ऑफ b2 इज लेस देन इक्वल टू 10। बट आप सबको मालूम है जब भी आपके पास इंफिनिटी आता है तो इक्वालिटी नहीं आती, दैट इज ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली लेस देन साइन। फाइन, अब आप ओरिजिनल वैल्यू कितनी है b की? 6। आप 6 ऐड कर दो दोनों तरफ, तो ये नंबर -∞ में ऐड करा तो सेम ही रह जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 16। तो यहां इक्वालिटी नहीं आएगी, सो दैट विल बी b2 इज लेस देन इक्वल टू 16 इज द रिक्वायर्ड रेंज। तो आप देख भी सकते हो 6 इसके बीच में भी लाई करता है। सिमिलरली अगर आपको b3 के लिए निकालना है तो इसके लिए स्लैक S3 था आपका। फाइन, अब देखो कोई पॉजिटिव वैल्यू है आपके पास? यस, अब आपके पास दो आ गई ना पॉजिटिव वैल्यू, तो दोनों लिखेंगे। पहली वैल्यू 1 और दूसरी वैल्यू 4। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है? -4 और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है? 10, विच इज लेस देन इक्वल टू डेल ऑफ b3 लेस देन इक्वल टू मिनिमम कोई नेगेटिव वैल्यू है आपके पास? -1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है? -6। तो क्या आएगा मैक्सिमम? ये 5/2 2.5 4, तो ये आपका 10/4 मतलब 5/2 इज लेस देन ऑफ द b3 इज लेस देन इक्वल टू 6 इज दी फाइन। तो b3 कितना आपका? 4, दोनों तरफ 4 को ऐड कर दो, लेस देन इक्वल टू b3 लेस देन इक्वल टू 4 + 6, सो 3/2 लेस देन इक्वल टू b3 इज लेस देन इक्वल टू 10। इसी तरह से अगर आप b1 को निकालना चाहते हो, मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं, यू कैन सी जैसे b1 करोगे तो क्या आएगा? S1 के लिए आपके पास, अब आप देखो यहां पे नेगेटिव कोई नहीं है, तो जैसे नेगेटिव नहीं है कोई तो ये वैल्यू इंफिनिटी होगी। फाइन, और इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू 1 और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग -6, तो आपके पास वैल्यू आ गई -6 लेस देन डेल b1 लेस देन इंफिनिटी। ओरिजिनल वैल्यू क्या आपकी? 10, सो 10 ऐड कर दो दोनों तरफ, you will get the range of the 4 less than equal to b1 less than infinity is the required range of the b1। फाइन, चलिए आप इसको मेथड 2 से आप सेल्फ करिए अभी। यू कैन पॉज द वीडियो एंड अप्लाई द मेथड 2 अभी कर लीजिए, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फाइन, एंड यू कैन चेक वेदर द रेंज ऑफ द b3 b2 एंड b1 आर मैच और नॉट, और आपका आंसर सेम आना चाहिए दोनों मेथड से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्टिमल टेबल दिया हुआ है, इफेक्ट बताना है आपको कि जब 3 से 9
को चेंज करके आपने 9 से 6 कर दिया आपने। अब आप इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िए, क्या ये आपसे रेंज पूछ रहा है कि रेंज ऑफ दी B1 एंड B2 पूछ रहा है आपसे? नहीं पूछ रहा, रेंज ना पूछ रहा। तो जब भी रेंज नहीं पूछेगा तो आपको मेथड नंबर 2 लगाना है, बी इनवर्स ऑफ दी जो पूछा 9 6 पूछा ना, तो 9 6। तो इसका स्टार्टिंग BFS क्या होगा, इसके साथ S1 आएगा, इसके साथ S2, तो ये मेरा पास क्या हो गया, दैट इज माई बी इनवर्स। तो मैं यहां पे फिल कर देता हूं 4/3 -1/3 -1/3 1/3। इसको मैं 9 और 6 से मल्टीप्लाई करता हूं एंड चेक करता हूं क्या ये वैल्यू, और ये मैंने x1 x2 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे x1 x2 है। अगर यहां पे x1 और s1 होता तो मैं यहां पे x1 और s1 लिखता। फाइन, तो करो मल्टीप्लाई, कितना हो गया 36/3 12 -2, और इधर से -3 + 2, तो कितना आ गया ये आंसर 10 और -1। क्लियर। तो इसका मतलब x2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1 विच इज लेस देन 0। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, इसका मतलब लेस देन 0 का मतलब क्या है, सोल्यूशन इज इनफिजिबल। तो अगर इनफिजिबल है, इसको फिजिबल कैसे बनाते हो आप, बाय यूजिंग ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। तो वो लेक्चर भी आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड का लेक्चर भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है आपके लिए। फाइन, तो क्या करना है, इस टेबल को कॉपी कर लो और ये जो राइट हैंड साइड है 1 और 6 इसको डिलीट करके इसकी जगह पे 10 और -1 लिख दो आप। अब आप देख सकते हो ये सोल्यूशन आपका फिजिबल नहीं है। फाइन, तो आपने यहां से लिविंग वेरिएबल निकाला, फाइन ड्यूल सिंप्लेक्स की तरह, और मिनिमम रेशियो आपने निकाल दी ये। और बच्चों याद रखना, आप सेंसिटिविटी एनालिसिस करें, इसके अगले टेबल में ही आपका ऑप्टिमल आंसर आना चाहिए। फाइन, तो आपने क्या करा, S1 लिख दिया, इसकी वैल्यू फिल कर दो। x1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 0, S1 की वैल्यू 0 1, इन दोनों का ZJ - CJ 0 होना चाहिए, और इस -1/3 से पूरी लाइन को डिवाइड कर दो। फाइन, और जो बाकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, इसके ऊपर 0 बनाना है, इस पूरी लाइन को 4/3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। फाइन, सो 1 - 4/3 0 - 4/3, तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। फाइन, तो जैसे आपके पास मैं कर रहा हूं 4/3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूं, सो दैट विल बी 7, 4/3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करा, दैट इज 1, 4/3 से मल्टीप्लाई करके 4, सो माइनस कर दिया आपके पास 6। सिमिलरली आप ऊपर वाली वैल्यू के लिए 10/3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर। देखो आपका ZJ - CJ पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव है, तो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या बन गया, x1 विल बी 6, x2 विल बी 0, x3 विल बी 0, और z कितना हो गया आपके पास 24। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इफेक्ट, ओरिजिनल सोल्यूशन कितना था 16, अब आपका चेंज होके कितना हो गया 24, दैट मीन्स द सोल्यूशन इज इंक्रीज्ड। लुक एट द नेक्स्ट वन, अगेन ऑप्टिमल टेबल दिया हुआ है आपको। आपसे क्या रेंज पूछ रहा है ये, नहीं, आपसे पूछ रहा है 7 और 2 का इंपैक्ट क्या होगा। तो आपका टारगेट यही है, बी इनवर्स ऑफ 7 एंड 2। क्लियर। अब आप इसमें देखो, इसमें लगाओगे आप +S1 और इसमें +A2, तो आपके पास ये क्या बन गया, बी इनवर्स। तो इस बी इनवर्स को मैं 7 × 2 करता हूं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12/5 एंड 11/5। और यहां पे मैंने गलत लिख दिया, यहां पे क्या आएगा x2 x1, क्योंकि सोल्यूशन में x2 x1 था ना। क्लियर, तो इसका मतलब बोथ आर माई पॉजिटिव, x1 की वैल्यू आपकी 11/5, x2 इज माई 12/5 एंड बोथ आर माई फिजिबल। तो इसका मतलब आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन ये सेम है। तो x1 की वैल्यू, सॉरी ये x2 है, ये x1 है, तो x1 विल बी 11/5, फाइन, x2 इज माई 12/5, और z की वैल्यू यहां पे फिल कर दो आप, और x3 आपका कितना है 0। तो देखो कितना आ गया ये 11 × 5 इज 55/5, प्लस 12 से करेंगे 144/5, सो 199 डिवाइडेड बाय 5 इज द राइट आंसर। ओके, अब आपसे पूछ रहा है ये रेंज ऑफ B1 निकालो इसी प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइजेशन है, B1 मतलब ये, इसमें क्या करोगे आप S1, तो S1 वाला कॉलम ले लो। फाइन, इसमें देखो कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। फाइन, तो अब मैक्सिमम के साथ लिखते हैं, दो वैल्यू पॉजिटिव है ना, सो 2/5 1/5, 2/5 के सामने क्या वैल्यू है -8/5, और दूसरा -9/5 विच इज लेस देन इक्वल टू del ऑफ B1 लेस देन ऑफ इन्फिनिटी।
क्लियर? तो देखो कितना आ गया मैक्सिमम, ये आ गया -4 और दूसरा -9, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी -4 लेस देन ऑफ B1। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 5, यू कैन ऐड द 5 ऑन द बोथ साइड, यू विल गेट 1 इज लेस देन इक्वल टू B1 लेस देन ऑफ इंफिनिटी। अगर आप इसको सेकंड मेथड से करना चाहते हो, यू हैव टू स्टार्ट फॉर द B इनवर्स। B क्या आएगा, आप रेंज ऑफ B1 निकाल रहे हो तो B1 को रिप्लेस कर दो, B2 आपका सेम और B इनवर्स आपके पास ये। क्लियर? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये मैं यहीं पे लिख देता हूं। फाइन, पहले नंबर को करेंगे 2/5 B1 -2/5, ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और सेकंड B1/5 प्लस 4/5 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू निकालो कितनी आ गई, B1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहां से वैल्यू आ गई B1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो क्या आ जाएगा देखो, अगर आपके पास ये 0 है, 1 से ग्रेटर देन, दिस इज माई -4 से ग्रेटर देन, तो कॉमन पोर्शन क्या आ गया इन दोनों का, दैट इंप्लाइज B1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और वही आपका आंसर मेथड नंबर 1 से भी वही आया था, B1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग LPP इज गिवन कंपनी। ओके, इसका ऑप्टिमल टेबल दे रखा है आपको, नहीं दे रखा, तो पहले आप सिंप्लेक्स मेथड से फाइंड कर लीजिए, और उसके बाद क्या पूछा है, सेंसिटिविटी लिमिट्स निकालनी है आपको, मतलब रेंज निकालना है आपको, किसका, वुड का, वुड मतलब ये, तो दैट इज अ B1, लेबर मतलब B2, तो आपके पास B1 एंड B2 की रेंजेस निकालनी है। क्लियर? तो इसके साथ आप क्या लगाओगे, S1, तो S1 वाला कॉलम उठा लो, कोई वैल्यू पॉजिटिव है इसके अंदर, यस, पहली वैल्यू पॉजिटिव है ना, और प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइजेशन है। मैं बच्चों बता रहा हूं, अगर ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन होती यहां पे, फाइन, तो ये लिमिट आपकी लेफ्ट साइड पे हो जाती और लेफ्ट वाली राइट पे हो जाती। क्लियर? आपको एग्जाम में मिनिमाइजेशन की आ सकती है, तो ये 1/7 विच इज लेस देन इक्वल टू डेल ऑफ वुड के लिए मैं W लिख रहा हूं, और मिनिमाइजेशन नेगेटिव वाली वैल्यू है वो -1/7 है। वैल्यू फिल कर दो, +1/7 के कोरस्पॉन्डिंग है 64/7 और इसकी वैल्यू है 20/7। फाइन, तो कितना आंसर हो जाएगा, ये -64 लेस देन इक्वल टू डेल ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू 20। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 100 प्लस कर दो दोनों तरफ, तो ये आपके पास लिमिट आ जाएगी वुड की। फाइन, सो दैट मीन्स 36 से लेके 120 इज द राइट आंसर। सिमिलरली आप लेबर की निकाल लो, लेबर के लिए आप क्या करोगे, +S2 लगाओगे, तो +S2 मतलब ये चीज, इसमें भी आप पहले मैक्सिमाइजेशन ले लो, पॉजिटिव वाली वैल्यू है आपके पास है 2/7, कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन आपके पास है 20/7 नेगेटिव का, लेस देन इक्वल टू, लेबर के लिए L लिख लेते हैं, मिनिमाइजेशन नेगेटिव वाली वैल्यू क्या आपकी -6/70, और इसके लिए सोल्यूशन आपके पास है 64/7। तो पहली वैल्यू क्या होगी, ये आपकी होगी -10 विच इज लेस देन ऑफ द लेबर। फाइन, दैट विल बी 10 से 100, सॉरी 640 डिवाइडेड बाय 6, 640 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स 320 डिवाइडेड बाय 3। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है आपके पास 160, तो 160 आप यहाँ पे ऐड कर दो दोनों तरफ, तो ये दैट विल बी द 150, और यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, चेंज करके जितना आंसर आएगा वहां लिख सकते हो। इज इट ओके? सेकंड मेथड से आप इसको सेल्फ कर लेना। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन, ऑप्टिमल टेबल दिया हुआ है, आपको बोला है कि राइट हैंड साइड 60-40 को चेंज करके 40-20 करो और 20-40 करो। क्या ये आपसे रेंज पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा, तो आपको कौन सा मेथड लगाना है, B इनवर्स B। इसमें जब आप स्टार्टिंग करोगे, फाइन, इसके अंदर S1 लगेगा एक, इसके अंदर S2 लगेगा, तो दैट इज माई B इनवर्स। फाइन, तो B इनवर्स ऑफ 40 इंटू 20 कर देते हैं, B इनवर्स और 40 इंटू 20, ये मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई कर लोगे, ये मेरा B इनवर्स है। फाइन, जैसे ही इसको B इनवर्स B करोगे दैट इज 3 and 2, तो आपके पास x2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 कितना है 2। फाइन, बोथ आर माई पॉजिटिव, देयरफॉर सॉल्यूशन इज माई फिजिबल एंड ऑप्टिमल। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या हो गया, x1 इज माई 2, x2 इज माई 3, और z का आंसर यहां पे फिल करके
निकाल सकते हो। सेकेंड पार्ट, जब आपको 20 और 40 में चेंज करना है, फाइन, तो आपको जब आप दिस इज माई बी इनवर्स को 20 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 एंड 16 आ गया। तो इसका मतलब x2 की वैल्यू आपके पास क्या है, विच इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये इनफिजिबल हो गया। तो आपको क्या लगाना होगा, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। तो क्या करेंगे, इस 2 और 8 को रिमूव करके वहां पे -6 और 16 ऐड कर दोगे और इससे अगला टेबल आपका ऑप्टिमल आना चाहिए। फाइन, -6 आपका लिविंग वेरिएबल हो गया और नेगेटिव वाली ए की वैल्यू है, तो ये आपका एंटरिंग हो गया। फाइन, तो इसका मतलब x2 को रिमूव करके s2 आपने एंटर कर दिया और ये ऑप्टिमल होना चाहिए। s2 की वैल्यू क्या है आपकी 10, x1 इज माई 10। फाइन, इस पूरी लाइन को -1/4 से डिवाइड कर दो, सो -4 -4/5, फाइन, और ये कितना हो जाएगा आपका 24। और बाकी वैल्यू कैसे निकालोगे, चाहे तो आप बॉक्स वाले एलिमेंट से कर लो और नहीं तो इसको इस 1 है और ये ZJ माइनस CJ लाइन S2 से माइनस कर दो, 0 4 6/5, फाइन, 0 और 20 और ये आपका आ गया 40। सिमिलरली आप नेक्स्ट वाली रो को निकाल सकते हो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सॉरी, यहाँ पे 40 हो जाएगा ना ये। अब आपके पास फाइनल सोल्यूशन क्या हो गया, x1 विल बी 4, फाइन, x2 विल बी 0, क्लियर, और z की वैल्यू यहां पे निकाल लो, यू विल गेट द न्यू रिजल्ट। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। एलपीपी दे रखी है, ऑप्टिमल टेबल दे रखा है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। योर टारगेट इज टू फाइंड द रेंज ऑफ द B1 एंड B2। चलिए ये मैं आपको दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। फाइन, तो जैसे आपने सॉल्व करा, यू कैन वेरीफाई वेदर योर आंसर्स आर 0 is less than equal to B1 less than infinity, 0 is less than B2 less than infinity or not। आप कमेंट करके बताइए क्या आपको ये अप्रोच सही लगी। आप दोनों मेथड में से कोई मर्जी मेथड एक एग्जामिनेशन में अडॉप्ट कर सकते हो। फाइन, so we will see the next lecture on the type 3 sensitivity analysis, effect of adding the new variables to the optimal solution. Till then you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck students, happy learning.